बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 50। लेक्चर नंबर 50 क्या है? कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री। जो लोग अपनी तरबियत, अपनी तहजीब की वजह से क्लास में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, चाहे मेल हो या फीमेल, वो माशाल्लाह अपनी तरबियत बता रहे होते हैं और अल्लाह ऐसे लोगों के साथ होता है। ठीक है भाई। और जो जल्दी आते हैं और बाद में लेट कमर्स आके टीचर की फेवर लेकर एजिस पे बैठ जाते हैं, मैं देखूँ ना देखूँ, मेरा अल्लाह तो देख रहा है और वो दिलों के हाल बेहतर जानता है। ठीक है भाई, चलें कहाँ पहुँचे थे? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। अब सुने बेटा, ध्यान से सुनना है। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं, कॉस के टीचर भी आपको करवाएंगे, लेकिन जब वो करवाएंगे ना तो वो कॉस की अच्छी खासी नॉलेज आपको दे चुके होंगे। तकरीबन कोई 30-35 लेक्चर जब उनके कवर होंगे, उस वक्त वो ये आपको कॉन्सेप्ट करवा रहे होंगे। मैं इस सिलेबस की वजह से इस वक्त आपको करवा रहा हूँ जिस वक्त कॉस्ट की कोई बेस आपकी पॉकेट में नहीं है। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके जहन में बात को उतार दें, अल्लाह ने चाहता। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो आउटपुट के साथ डायरेक्टली लिंक करती है। बहुत ध्यान से समझना, आपकी पूरी कंसंट्रेशन चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए। अगर यूनिट्स कम होती हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है, अगर यूनिट ज्यादा होती हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होती है, अगर कोई यूनिट नहीं होती तो कोई वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होती। यहां तक क्लियर? अब थोड़ी देर के लिए आप बनेंगे मेरे बॉस और मैं आपका बनूंगा असिस्टेंट। आप बन गए बॉस और मैं आपका असिस्टेंट, और आप हमारी फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर हैं। आप हमारी फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर हैं। प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी प्रोडक्शन करवाना। क्या करवाना? प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन मैनेजर भी हैं और फैक्ट्री के चीफ अकाउंटेंट भी हैं। फैक्ट्री के चीफ अकाउंटेंट भी हैं और प्रोडक्शन मैनेजर ही हैं। एक महीने में हमने प्रोडक्शन की 10,000 यूनिट्स। आपने कहा जाओ अंसारी, 10,000 यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके लाओ। क्या कैलकुलेट करके लाओ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके लाओ। मैं गया और मैंने एक शीट बनाई। उस शीट में कितनी आइटम्स आ रही होंगी? 6। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। कह सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड के 3 एलिमेंट्स होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनकी 2 क्लासिफिकेशन होती है, वेरिएबल एफओएच और फिक्स एफओएच। ओके, यहां तक कोई इशू? अच्छा, सुनते जाना। क्या बनाने लगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बनाने लगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेट्स से वुडन चेयर्स ही मैन्युफैक्चर की हैं। क्या की है? वुडन चेयर मैन्युफैक्चर की है, तो हर चेयर में वुड लगेगी? लगेगी। इसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या बनाने लगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
मेरे बच्चों मुझे ये ना कहो कि जल्दी से ख़त्म कर दो, क्योंकि जो बातें मैं आपको करवा रहा हूँ वो जल्दी से ख़त्म होने वाली नहीं है। आम तौर पे ऐसी बातों को छोड़ दिया जाता है और जब पेपर में आता है तो बच्चा परेशान होता है। आई नीड सम टाइम कि मैं आपको इंट्रो के लेवल पे कॉस्ट समझा सकूं। ठीक है बेटा, इसलिए प्लीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहली आइटम क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये शुक्र करें क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी सारी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई हुई है, इसलिए कुछ अंदाज़ा है कि कैसे आपको इस वक्त के लेवल पे समझाया जा सकता है। कितनी चेयर्स बनाई? 10,000। कितनी चेयर्स? 10,000। और एक चेयर पे 100 रुपए की लकड़ी लगी है। कितने की? 100 रुपए की। बताएं जी कितना आया? नहीं गधो, 10 लाख। मेरे दोस्तों क्या अल्लाह तुम्हें दे, तुम्हें पढ़ना तो आता नहीं है। कितना हो गया? 10 लाख। ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जिस कारपेंटर से हमने चेयर्स बनवाई हैं उसने हर चेयर हमें 50 रुपए की बना के दी है। कितने की? तो कितने लग गए? 5 लाख। ओके हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत रेयर आइटम है, जब कभी होगी क्वेश्चन में गिवन होगी। वो लेट से 20 रुपए पर यूनिट है। कितना है? 20 रुपए पर यूनिट। कितना बना? 2 लाख बना। बन गया। इसके बाद आया वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। क्या आया? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। इसका ताल्लुक किससे है? आउटपुट से। किससे है? आउटपुट से। आउटपुट कितना हुआ? 10,000 यूनिट, और ये बना ₹10 पर यूनिट। कितना? ₹10 पर यूनिट। कितना बना जी? 1 लाख। हो गया भाई? ओके है? देख लो, अगर नहीं पता तो बताओ। पता है? अच्छा, प्यार को एक ही जगह से ज़िंदगी में ना जोड़ो। प्यार एक बड़ा मुक़द्दस वर्ड है। ये उस्ताद शागिर्द में भी होता है, मुर्शद और मुरीद में भी होता है, माँ और औलाद में भी होता है, बाप और औलाद में भी होता है, बहन भाइयों में भी होता है। हाँ, उन बा और उन माँ, उनमें आपस में भी होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने लेवल की बात करेगा। मेरा दिल चाहता है मैं ऑनलाइन बच्चों को ना इस तरह की चीज़ एक दफ़ा दिखा दूँ। चलो आप सुनो, सुनो भाई। अब मैंने इसका टोटल किया और बॉस को दे दिया। बॉस ने कहा यार अंसारी एक आइटम मिसिंग है। कौन सी? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने कहा सर प्रॉब्लम ये है कि ये कॉस्ट यूनिट्स के साथ लिंक नहीं करती। इसका ताल्लुक तो टाइम से है। किससे है? और इसने अगले महीने इनकर होना है। इसने कब इनकर होना है? ये सारी कॉस्ट तो जैसे जैसे यूनिट्स बनेंगी इनकर होती जाएंगी, और इस कॉस्ट ने तो यूनिट्स के साथ लिंक होना ही नहीं। इसका ताल्लुक ही टाइम के साथ है। अब बॉस कह रहे हैं ये लिखकर लेकर आओ, मैं कह रहा हूं ये एक्चुअल, ये एक्चुअल, ये एक्चुअल, ये एक्चुअल, और इस एक्चुअल की फिगर आनी है कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद। बॉस कहता है यार अंसारी अगर नहीं लिखेंगे तो कॉस्ट अंडर स्टेट हो जाएगी। मैंने कहा सर अगर लिखेंगे तो, अगर लिखेंगे तो पता नहीं है। बोंगियां नहीं मारनी। हाँ, बोंगियों का टॉपिक नहीं है।
नहीं लिखेंगे तो कॉस्ट अंडर स्टेट होगी, लिखेंगे तो एक्चुअल का पता कोई नहीं। अब बॉस कहने लगा यार अंसारी इतनी अरसे से तू काम कर रहा है, कोई अंदाजा लगा। क्या लगा? अंदाजा लगा। क्योंकि ये मसला तो हमें हमेशा आएगा, जब कभी यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे बॉस क्या मांगेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये अंकल क्या कहेंगे? मेरा यूनिट से ताल्लुक कोई नहीं। अब ये कॉस्ट इनकर हो रही होंगी किसी और टाइम पे और ये इनकर हो रही होगी किसी और टाइम पे। अब बॉस कह रहा है भाई ये तो चलेगा ही, यहां कुछ ना कुछ तो पुट करें ना ताकि रिपोर्ट पूरी हो। मैंने कहा चले सर कोशिश करते हैं कि यहां क्या पुट किया जा सके। अंदाजा। अंदाजा आप लगाएंगे एक्सपर्ट्स लगाएंगे? एक्सपर्ट्स लगाएंगे। हम एक्सपर्ट के पास गए, हमने कहा भाई ये तो हर साल हर महीने की स्टोरी है, क्या करें? कहता है एक काम करो, प्री डिटरमिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो? प्री डिटरमिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट। इधर देखो, प्री डिटरमिन्ड रेट, इसका दूसरा नाम एब्जॉर्प्शन रेट, इसका तीसरा नाम अप्लाइड रेट, इसका चौथा नाम रिकवरी रेट। कितने नाम है? 4 नाम है। अब मैंने कहा भाई ये 4 नाम तो हैं, इसका फार्मूला तो बताओ। कहता है पहले नाम याद करो फिर फार्मूला भी बताता हूं। कर लो नाम याद जल्दी से। कर लिए नाम याद? भाई नाम याद कर लिए? अब सुने इसका फार्मूला। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। क्या है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। कौन से यूनिट्स? बजटेड यूनिट्स। क्या फॉर्मूला है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। बजट मीन एस्टीमेट। लिखो बजट मीन एस्टीमेट। बजट मीन एस्टीमेट। जी भाई बजट मीन एस्टीमेट। जी जी नोट करें। नहीं इसलिए तो कह रहा हूं ना, पहले सुने अभी नोट ना करें। बजट मीन एस्टीमेट। अब एक्सपर्ट कह रहा है, ये पेंसिल ना करिए, साल शुरू होने से पहले हम अंदाजा लगा लेंगे कि आइंदा आने वाले पीरियड में फिक्स्ड ओवरहेड कितना इनकर होगा। बजट मीन अंदाजा। किसका अंदाजा? इधर किसका अंदाजा? यूनिट्स का। दोनों अंदाजे लगा लिए गए। अंदाजा लगा तो पता चला जनाब आइंदा आने वाले पीरियड में पूरे साल में 5 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड इनकर होगा। अंदाजा है पास्ट की बेस पर, इन्फ्लेशन की बेस पर, अपनी प्रोजेक्शंस की बेस पर। और अंदाजा है, आप चुप हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया, नाराज नहीं होना। अंदाजा है 1 लाख यूनिट्स आइंदा आने वाले साल में प्रोड्यूस होंगी। क्या अंदाजा बना? 5 रुपए हर यूनिट पे इनकर होगा। क्या हो गया या होगा? हकीकत या अंदाजा? प्रूडेंस क्या कहता है? अंदाजा रिकॉर्ड कर लो अगर खर्चे की बात हो रही है, और ये एक खर्चा है। ओके, अब कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए? हर यूनिट पे कितना अंदाजा? कितना बना भाई? कितना बना? 50,000। टोटल करो
10, 15, 17, 18, 50, 18,50,000। ये 18,50,000 क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या ये एक्चुअल है? गलत बोले हो आप। कहोगे इनमें से 1, 2, 3, 4 एक्चुअल है और एक तब्दीली किसमें आ सकती है? इसमें आ सकती है। ये तो हकीकत है, हकीकत का रिवर्सल नहीं होता। ओके अब जो मैंने बॉस को प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाकर दी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना के दी, उसमें फिक्स्ड एफओएच क्या है? अंदाजा है। क्या है? अंदाजा, एस्टिमेटेड। ये जो बजटेड यूनिट्स हैं आपकी बुक्स में इसको नॉर्मल यूनिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल यूनिट्स। तो बजटेड यूनिट्स का दूसरा नाम आपके लेवल पे नॉर्मल यूनिट्स। जिंदगी में अगर कॉस्ट मैंने आपको पढ़ाई जिसका चांस तो कम ही है, ऑलरेडी काफी लोड है, आपके लेवल पे नॉर्मल और बजट दोनों सेम हैं। जब कॉस्ट के तकरीबन 60-65 लेक्चर हो जाएंगे तो हो सकता है आपका टीचर कहे कि नॉर्मल यूनिट्स कुछ और होते हैं और बजटेड यूनिट्स कुछ और होते हैं। लेकिन जब तक आप इंट्रो पास कर चुके होंगे आपके लेवल पे ये दोनों चीजें क्या हैं? सेम हैं। ऐसा क्यों है कि मैं आगे की बात भी बोल देता हूं? क्योंकि उस दिन कभी बैठे हो तो जहन में हो कि टीचर ने शुरू किया है, पहले ये कहेगा दोनों सेम हैं। सर अंसारी ने पहले से बताया हुआ है कि दोनों में कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफरेंस होगा, लेकिन किस सब्जेक्ट में? कॉस्ट के सब्जेक्ट में। यार इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन रेट, अप्लाइड रेट, प्री डिटरमिन रेट और रिकवरी रेट। अब गौर से सुनना, ये क्या है? एक्चुअल। ये क्या है? एस्टीमेट। तो फिर ये क्या है? मिक्स है, मिक्स है, मिक्स है, क्योंकि एक एलिमेंट और एक एलिमेंट। शाबाश। इसको कहते हैं टोटल एब्जॉर्ब्ड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। क्या कहेंगे? टोटल एब्जॉर्ब फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। अब पहले इसको कॉपी करो, फिर इसको कॉपी करो, फिर मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। शाबाश। मैंने स्लो पढ़ाना है और आपने तेज कॉपी करना है। शाबाश। कॉपी कर लिया? अभी ना पूछो, 2 मिनट रुक जाओ, जरा कॉपी कर लो और बातें आएंगी। अभी 2 मिनट वेट कर लें। जी कॉपी हो गया यार? इतनी देर कॉपी में यार। कॉपी कर लिए?
कौन बुजुर्ग कर रहे हैं यहाँ? बुजुर्गों, ये हो गया? अब सुनो बुजुर्गों, बाजियों सुनो, कैसे दिन ना बच्चियों ने पकड़ के ना प्ले कार्ड उठा लेने। द कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड, इनको कलेक्टिवली कहते हैं, आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ डायरेक्ट लेबर। देखो डायरेक्ट लेबर किसकी बेस पे है? एक्चुअल यूनिट्स आ गए। अदर डायरेक्ट कॉस्ट मीन डायरेक्ट एक्सपेंस किसकी बेस पर? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड किसकी बेस पर? नॉर्मल की बेस पर। और अभी देखें फार्मूले में क्या लिखा था? नॉर्मल यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन इज यूज इफ इट एक्सीड्स नॉर्मल कैपेसिटी। इसलिए कहा कि ये पॉइंट अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। आपने फार्मूले में क्या लिखना है? नॉर्मल कैपेसिटी। क्या लिखना है? अब सुने नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है। पेंसिल ना कर यार बेटा, पढ़ाया नहीं जाता, रिक्वेस्ट है यार, तू 100 बच्चों का नुकसान करवाता है। नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड ऑन ओवर अ नंबर ऑफ और अंडर टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द लैंड। अब तुम्हारी बला जाने के भाई कैपेसिटी क्या होती है, ये तो कॉस्ट में टीचर सिखाएगा जब एफिशिएंसी और कैपेसिटी सिखाएगा। लाइव जा रहा है इसलिए मैं बनाने वालों को कुछ नहीं कह सकता, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। क्या? एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। वो एक वीक की हो सकती है, एक क्वार्टर की हो सकती है, एक मंथ की हो सकती है और एक ईयर की हो सकती है। अब जो कुछ हमने किया मैं इस एग्जाम्पल से वो करवाने लगा, कीजिएगा जरा। अब केवरा या ख्योरा या खोया, मैन्युफैक्चरिंग वाज फॉर्म्ड ऑन द एंटिटी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स एंड वैल्यूज इट ऑन अ, ये तो सिखाया था ना यार, ओ भाई याद है? फर्स्ट इन आउट। 1 ton ऑफ रॉ मटेरियल इज प्रोसेस इनटू 1 ton ऑफ फिनिश गुड। और 1 टन में कितने केजीज? 100 होते हैं 1 टन में, मेरा ख्याल है। वो जो 1 मन में 40 केजी होते हैं। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें इंशाल्लाह किसी मसाले की दुकान खुलवा के दूंगा। 25 मन में 1 टन होता है। चलो भाई, माशाल्लाह गांव के लोग जो फसलें वगैरह बेचते हैं वो कह रहे हैं कि 25 मन 1 टन के बराबर होता है। ये तो मेरा ख्याल 1000 बन गया, 1000 केजी। 1 टन में 1000 केजी। खामोश, 1 मिनट में फल वाले, रेडी वाले, सब्जी वाले सब बन जाते हैं। आगे सुनो, फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू 2015। कितनी परचेज की? 1000 टन ऑफ रॉ मटेरियल पर वीक। प्राइस कितनी है? 1 लाख पर टन। इंक्रीजिंग टू कब से? इंपोर्ट ड्यूटी पर टन। ट्रांसपोर्ट 20,000 पर टन। प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी इसकी फैक्ट्री में कितने टन मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है? 1 वीक में। क्योंकि हर फैक्ट्री की अपनी कैपेसिटी होती है बेटा। वेरिएबल कॉस्ट 25,000 पर टन। फिक्स कॉस्ट 30 मिलियन पर वीक। यही मैंने समझाया था कि फिक्स ओवरहेड होगा टाइम की बेस पर और वेरिएबल होगा यूनिट की बेस पर। इसलिए देखो, फिक्स कॉस्ट के साथ पर यूनिट नहीं है, क्या है?
पर वीक है। और वेरिएबल कॉस्ट के साथ पर टन यानी यूनिट बेस है। क्या है? तो लिख लें, फिक्स कॉस्ट टाइम बेस्ड होती है, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट बेस्ड होती है। दोबारा लिख ले बीबी, कल भी तो खाया था। नाराज नहीं होना किसी बच्चे बच्ची ने, पता चले नाराज होकर बैठ गए हो। नाराज बड़ी जल्दी होते हो। चलो चीज, अभी भी चीज खिलाऊं, वही बचपन, चीज खिला दें। लिख लिया, फिक्स कॉस्ट टाइम बेस्ड, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट बेस्ड। आगे चले भाई बुजुर्गों। रॉ मटेरियल साल के आखिरी दिन कितना है? 2000 टन। और फिनिश गुड्स कितनी है? ये दो एक चीज है या सेम है? सॉरी, डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है। अगर वुडन चेयर लें तो ये वुड है और ये चेयर्स हैं, और बाजू और बैक बन चुकी और सीट नहीं बनी तो वर्क इन प्रोसेस है। क्या है? वर्क इन प्रोसेस। जैसे कोई बैठा होता है और पीछे से चेयर खींच लेते हो। चलो अल्लाह अकल दे तुम्हें। अब जरा ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन अकॉर्डेंस विथ, इसका मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर कौन सा आईएस है? 16। और इन्वेंट्री पर आईएस 2। अब पूछ सकता है कि भाई इन्वेंट्री को कौन सा आईएस डील करता है, तो क्या जवाब दोगे? आईएस 2। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कौन सा आईएस डील करता है? आईएस 16। और एफएआर 1 में सिर्फ आईएस सिखाऊंगा, साथ कैलकुलेशन होगी, साथ ये रूल्स होंगे, क्योंकि बड़ी कंपनीज के जो अकाउंट्स बनेंगे वो रूल्स पर बनेंगे, आईएस पर और आईएफआरएस पर। तैयार हो? परेशान नहीं होना। हम कैसे एफआर 1 करेंगे जैसे इंट्रो कर रहे हो? पहले दिन जब आए थे रूम नंबर 4 में, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन करवाएगा, कौन करेगा, सारे जवाब मिल गए अल्लाह के फजल से। हम 70s में चल रहे हैं इस वक्त। हमने बीआरएस कर लिया, तो फिर तो 80s में चल रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है भाई, गुड, शाबाश। इसके बाद कौन सा रह गया? 8 और 9। बस हो गई, मंजिल पूरी करीब है इंशाल्लाह। अब सुने भाई, भाईजान ये कौन है? जब इसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉस्ट पर टन से, कॉस्ट पर टन से। और ये कॉस्ट पर टन मैंने कल सिखाई थी, परचेज प्राइस लिया करूंगा और लूंगा ना, और फिर इसमें ऐड करूंगा इंपोर्ट ड्यूटी, कैरेज इनवर्ट, फ्रेट, ऑक्ट्राय, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीजें इसमें ऐड करूंगा तो कहां पहुंचूंगा? कॉस्ट पे पहुंचूंगा। ओके? वो कह रहे हैं आखिरी दिन जब अंसारी तुमने अकाउंटिंग ईयर एंड किया तो 2000 टन रॉ मटेरियल है, उसकी क्या बतानी है? और फिर 2000 टन फिनिश गुड है, उसकी क्या बतानी है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऐसे आ जाएगी और फिनिश गुड की कॉस्ट ऐसे आ जाएगी। मेरे बच्चों, ये क्या बनाया था मैंने? कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। आई या जो थी वो भी गई। आओ ध्यान से सुनो। रॉ मटेरियल की कॉस्ट परचेज प्राइस में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ऐड करके आ जाएगी, और फिनिश गुड की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कैलकुलेशन से आएगी। कौन आसान? रॉ मटेरियल आसान। ये आसान है क्योंकि उसमें ये बीमारी नहीं है और ये खतरनाक बीमारी है। समझ गए? तो किसकी कैलकुलेशन आसान?
रॉ मटेरियल की। अब सुने, कितने टन खरीदे? पर वीक खरीदे। क्या प्राइस है? पर टन। ये यकम जनवरी है और आगे ये है। सिस्टम में फार्मूला कौन सा है? FIFO। क्या है? FIFO। अब ध्यान से सुनना भाईजान, ध्यान से सुनना। कितने टन खरीदे? 1000 टन पर वीक। साल में 52 वीक्स होती हैं, शायद QM के टीचर ने बताया। कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। रुक जाओ। तो कह सकता हूं 26 वीक 30 जून तक होते हैं और 26 वीक 31 दिसंबर तक होते हैं। इसमें तो नहीं कोई मसला। अब सुनो, आखिरी दिन कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है? 2000। तो कह सकता हूं ये 2000 मैंने आखिरी 2 वीक्स में खरीदा होगा, क्योंकि पर वीक कितना खरीदता हूं? 1000। तो 2 वीक में कितना खरीदा होगा? 2000। सोच के बताना, इन 2000 की वैल्यू इस रेट पर होगी या इस रेट पर? इस रेट पर। और रेट है 1.5 लाख पर टन। उसमें ऐड होगी इंपोर्ट ड्यूटी, उसमें ऐड होगा ट्रांसपोर्टेशन, फिर बन जाएगी कॉस्ट। तैयार हो? पक्का? तो फिर 1.5 लाख में 10,000 1 60 और 20 1 80। कितना हुआ? 1 80। और कितना है तुम्हारे पास रॉ मटेरियल? मल्टीप्लाई करूंगा 1,80,000, क्योंकि ये पर टन है। करो जी मल्टीप्लाई। 36 करोड़ बोलो कितने? 36 मिलियन। 7 जीरो है, ठीक है। 360 मिलियन। सब अपने कैलकुलेटर पे कर लो, घर जाके यही नहीं याद आएगा कितने जीरो थे। ले लो कैलकुलेटर, शाबाश। हाँ, ये जून तक के वीक्स हैं और ये दिसंबर तक के वीक्स हैं। तो इसका मतलब आखिरी 2 वीक कब के आए होंगे? दिसंबर के, इसलिए ये रेट लिया। भाई ओके? भाई ओके? ज़रा आगे कीजिएगा, एक आंसर इन्हें दिखा दूं मैं। लो भाई, ये आ गया भाई। ये किसकी वैल्यू है? रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक की। किसकी? ये देखो, जैसे हमने कैलकुलेट किया वैसे ही उसने किया है। ठीक है, अब वापस चले जाओ। अब सुनो, मैंने पहले कहा था रॉ मटेरियल की वैल्यू निकालना मुश्किल काम नहीं है। परचेज प्राइस में सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड करेंगे। अब गौर से सुनो, फिनिश गुड कितना पड़ा हुआ है? FIFO से पड़ा हुआ है। FIFO से है ना? तो बताओ ये साल की अर्लीस्ट प्रोडक्शन में से होगा या लेटेस्ट प्रोडक्शन से? लेटेस्ट प्रोडक्शन पे रॉ मटेरियल इस प्राइस पे लगा है या इस प्राइस पर? और ये दोनों जमा करें तो 180, 1,80,000 1 टन की कॉस्ट है। और मेरे कितने फिनिश गुड है? शुरू करूं? अब ये फॉर्मेट आपके काम आएगा मेरे अल्लाह ने चाहा तो। जी, फिनिश गुड कितनी है क्लोजिंग स्टॉक में? 2000। इस पे रॉ मटेरियल एक 50 का है, फिर एक खाली 10,000 है और फिर 20,000, 1,80,000 पर टन हो गया। करें जी 2000 टन से मल्टीप्लाई। हाँ 36, फिर इसके बाद 70।
भाई काइंडली ये पेंसिल ना बार बार प्रेस करें, कैलकुलेटर ना गिराएं, बॉटल्स ना गिराएं, ये आवाज़ें सर में लगती हैं बेटा जो पढ़ा रहा होता है, प्लीज़। अब देखें भाई, हेलो, कह सकता हूं इसने क्वेश्चन में ये तीनों इकट्ठा करके दे दिया। क्या वर्ड दिया? वेरिएबल कॉस्ट। क्या वर्ड दिया? वेरिएबल कॉस्ट। और मैंने कहा था ये तीनों क्या होती हैं? ये भी वेरिएबल होती है, ये अलहदा दे दी है, और साथ वर्ड यूज किया वेरिएबल कॉस्ट का, तो ये तीनों कलेक्टिवली आ गई। क्या रेट है इनका जी? अब मैं यहां पर इन तीनों के साथ लिख दूं कि ये तीनों कलेक्टिवली वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। अब 2000 टन पर हर टन पे कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगी? 25,000 कर दो जी। जी 50 लाख, 50 मिलियन है। ये मजाक कर रहा था ना उस्ताद के साथ, इसलिए हुआ इसके साथ। आगे सुनो, ये अंकल दिए हैं कहीं भाई? ये अंकल दिए हैं, ये देखो इनका रेट बना के दिया है 30 मिलियन पर वीक। 30 मिलियन पर वीक। अब ये है एस्टीमेट। ये क्या है? एस्टीमेट। अब याद करो एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला। एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं या नहीं? चलो पूरा ही लिख दूं। ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी या नॉर्मल यूनिट्स। बताएं जी कितने हैं? 30 मिलियन। और नॉर्मल यूनिट्स कितनी है? नॉर्मल कैपेसिटी गिवन होगी, ढूंढे। ये है भाई, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 1000। कहीं नॉर्मल का वर्ड यूज किया? नहीं, इसी से डिवाइड कर दें 1000। आंसर 30,000 पर, नहीं ये पर वीक है और वो भी पर वीक है। ठीक है भाई, 30,000 पर टन। अब ये 30,000 क्या बन गया? पर टन, क्योंकि ये क्या है? पर वीक, और ये भी क्या है? अच्छा, अगर ये होता पर मंथ, फिर 4 से डिवाइड करके पर वीक बनाते, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम रहनी चाहिए। खेल सकता है तुम्हारे साथ, लिख लो बबलू जी, जब फार्मूला यूज करना है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम रखनी है। बबलू जी, जब फार्मूला यूज करना है तो बेस क्या रखनी है? सेम रखनी है। जी मेरे दोस्तों, 30,000 पर टन आ गया। अब देखें भाई, कितने? 2000 जरा 30,000 करें मल्टीप्लाई। बोंगिया ना मार यार। 60 मिलियन। 60 मिलियन जमा कर दें। हाँ ठीक है, नाराज क्यों होते हो? 360 और 110, 470 मिलियन। 470 मिलियन। 2-3 बच्चियों का तो बीपी लो हो चुका है यार। इंसान इतने पैसों का मजाक कर रहे हो तो ये तो कागज़ वाले नोट भी लें तो नहीं होता बच्चों की दुनिया वाले। वो जो नकली नोट चलते हैं, 200 की गड्डी, 500 की गड्डी। चलो 470 मिलियन। ये किसकी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है? फिनिश गुड्स की। और पहले किसकी कैलकुलेशन की थी? रॉ मटेरियल की। तैयार हो? आया क्वेश्चन तो कर लोगे हैंडल? जी नोट करें सर, नोट करें, क्यों ना करें सर।
कॉपी करें, शाबाश। चलें भाई सुने, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये बच्चे पागल हो गए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। चलो इंसान बनो। अब मैं कुछ कहता नहीं हूं ना, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग सुने बेटा, आगे चलें। ये आंसर हमारा मैच कर रहा है अल्लाह के फजल से। अब हेडिंग बनाए, एग्जाम्पल 3 इन रिवीजन क्लास। एग्जाम्पल 3 पे लिखे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिवीजन क्लास में करवाएंगे इंशाल्लाह। इससे ये भी इंश्योर हो गया कि रिवीजन होनी है और हमने अटेंड भी करनी है। आगे चलें। आगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सुनिएगा बातें नहीं। NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost necessary to make the estimated selling price may or may not be equal to fair value depending upon how entity sells in the ordinary course of business। वर्ड क्या है? एस्टिमेटेड। और इधर असल में फेयर वैल्यू क्या होती है सुन लें। जब दो विलिंग पार्टीज और वो नॉलेजेबल भी हैं, आपस में कोई रिलेशन भी उनका नहीं है, वो जिस प्राइस पर आपस में ट्रेड करती हैं उसे क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू। पहली बात, नॉलेजेबल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? नॉलेजेबल। मसलन ये अपना शामिर घर से बाहर निकला तो एक छोटा बच्चा अमेरिका से आए हुए, उनके हाथ में आईफोन प्रो 13 है। उसे डेयरी मिल्क देकर कहते हैं ये मुझे दे दो। वो बच्चा अमेरिका का था, उसने कहा शक्ल देखी है, ये फौरन अंदर भाग गया। इसका मतलब वो बच्चा क्या था? नॉलेजेबल था, और ये उसे ट्रैप नहीं कर सका। अच्छा, आगे गया तो एक बुजुर्ग आदमी, कोई 100 साल के 110 साल के जा रहे थे और 125 पे थे, ब्लैक कलर के। अपनी पुरानी 70 देकर उन्हें क्या कहता है? ये तुम ले लो क्योंकि तुम बुजुर्ग हो, वो मुझे दे दो। उसने कहा जरा पंजा लगाई, कहता नहीं बाजू में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? वो विलिंग नहीं है, वो तो मेरी यार, जो भी बच्चा है ना इंसान बन जाए। आप सुनो प्लीज, इसका मतलब वो बाबा जी क्या नहीं है? विलिंग नहीं है। पहला बच्चा नॉलेजेबल, उसने नहीं किया। ये बाबा जी विलिंग नहीं है, इन्होंने नहीं काम किया। ओके हो गया। इसके बड़े भाई के पास आईपैड है, आईफोन है, जो भी है। इसने कहा भाई मुझे दे दो। उसने कहा चलिए अच्छा। इसका मतलब है रिलेटेड पार्टी से भी डील नहीं हुई। अब तीनों से नाकाम होकर ये पहुंचा एक मार्केट में। वहां पे जो पार्टी है वो नॉलेजेबल है, विलिंग भी है, और इसकी रिश्तेदार भी नहीं है। उनसे ये जिस प्राइस पर डील करेगा उसे कहेंगे फेयर वैल्यू। मार्केट ओपन हो तो पार्टी विलिंग होती है, नॉलेजेबल भी होती है, और इसकी रिश्तेदार भी नहीं होती। उनसे ये जिस भी प्राइस पर डील करेगा उसे क्या कहेंगे? फेयर वैल्यू। अब आपके एक्सपर्ट ने सेलिंग प्राइस डिटरमिन की। अब पता नहीं जो उसने डिटरमिन की है डील उस पे होगी, उससे ज्यादा पे होगी, या उससे कम पे होगी। इस लाइन का ये मतलब है, द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मे और मे नॉट बी इक्वल टू, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन
ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं बोलो? नॉलेजेबल होते हैं, विलिंग होते हैं, और आपस में कोई रिलेशन भी नहीं होता। ये तीन बातें हो तो उसे कहते हैं मार्केट का पार्टिसिपेंट। क्लियर है बेटा? तो फेयर वैल्यू की डेफिनेशन आ जाए तो याद रखना है, नॉलेजेबल पार्टीज है, विलिंग पार्टीज है, और एट आर्म्स लेंथ है। ये रिलेशन ना होने को कहते हैं एट आर्म्स लेंथ, ईडीएम है। क्या बोला? एट आर्म्स लेंथ, कि थोड़े फासले पे है, और फासले पे वही होता है जो हमारा रिश्तेदार नहीं होता। ईडीएम है ये इंग्लिश का। आगे सुने, राइट डाउन। क्या कहता है राइट डाउन? द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। इन्वेंटरीज आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड एट, इन्वेंटरीज आर टू बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, सिखा चुका, पीरियोडिक में भी सिखा चुका, और परपेचुअल में भी अल्लाह के फजल से सिखा चुका। द अबव हैज फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। पेंसिल ना कर बेटा, प्लीज मान जा यार। इफ कॉस्ट इज लोअर, नो एडजस्टमेंट इज नीडेड। कल भी बताया था, एनआरवी ज्यादा हो तो कुछ करने की जरूरत। इफ एनआरवी इज लोअर, द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज रिड्यूस्ड टू इट्स, एंड द डिफरेंस इज इन पीरियोडिक सिस्टम, क्योंकि वहां कोई एंट्री नहीं होती, एज एन एक्सपेंस। और परपेचुअल में इसकी एंट्री क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। जाके देखो लेजर में मौजूद है। और पीरियोडिक में क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि उसमें एक दफा लिखना होता है और हम सारी कैलकुलेशन फाइनल करने के बाद लिखते हैं। तो याद है? जाया तो नहीं हुआ कल का दिन? चलो शाबाश। बस। The practice of writing inventories down below cost to NRV is consistent with the view that Acer should not be carried in excess of amounts expected to be from their sale, और वही prudence वाला concept कि assets को overstate नहीं करना। पक्का? अब इसमें से MCQ आ सकता है। Reasons for write down. The cost of inventory may not be recoverable if those inventories are wholly or partially obsolete. Obsolete का मतलब पुरानी हो गई, आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं। जब साइकिल का शौक था, अब्बा जी क्या कहते थे? खुद ड्रॉप करूंगा। जब बाइक का शौक हुआ तो क्या कहा? वो साइकिल है मेरी जवानी की, वो ले जा। अब अगला बंदा टाई शाई पैंट कोट पहन के आ रहा है बबलू, और उसे कह रहे हैं साइकिल पे। हालांकि कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी साइकिल पे आता है, लेकिन वहां पर ये रेस वो नहीं है, स्टेटस सिंबल नहीं है। यहां तो आधी कौम इसलिए मर गई, स्टेटस सिंबल कॉम्प्लेक्स का शिकार है। ये फीमेल्स को नहीं देखते घरों में, एक दफा अगर वो सूट पहन लिया दूसरे फंक्शन में नहीं पहनना, क्यामत आ जाएगी। बंदा जाए लगा जाए, बंदा जाए लगा जाए। अल्लाह हमारी औरतों को भी अक्ल दे, सारे की। हर बात में बोलते तू है कौन है? हैं? जराफा? ये क्या कह रहे? जानवरों के साथ ज्यादा नहीं मिलता। आज तूने मेरा बदला लिया, दिल खुश किया। देयर सेलिंग प्राइसेस हैव डिक्लाइन। वो मैंने बताया था ना, प्रोजेक्टर नए मार्केट में आ गए हैं जिनमें से लेक्चर की आवाज भी आती है और तस्वीर भी आती है। आगे, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हैव इंक्रीज्ड। द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू मेक द सेल हैव इंक्रीज। इन तमाम रीजंस की वजह से एनआरवी कॉस्ट से डाउन हो जाती है। जब वो कॉस्ट से डाउन होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? राइट डाउन करना पड़ता है, अपने इन्वेंट्री को गिराना पड़ता है। राइट डाउन का मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करना पड़ता है। आइटम बाय आइटम, ये वो आइटम नहीं है जो अक्सर तुम्हारे घर में
या टीचर्स तुम्हें कहते हो चल आइटम ही है यार, ये वो आइटम नहीं है, ये आइटम क्या है सुनो। ए बी सी, तुम्हारे पास 3 प्रोडक्ट हैं या 3 रॉ मटेरियल है, इसकी कॉस्ट है 10, 8, 6, एनआरवी 12, 5, 2। क्या लेना है? लोअर लेना है, इनमें से लोअर, इनमें से लोअर, इनमें से लोअर 2। अगर टोटल करूं 24, इधर टोटल करूं 17, 2, 19, फर्क कितने का पड़ा? 5 का। इधर फर्क कितने का पड़ा? टोटल करना 17, इधर फर्क कितने का पड़ा? 7 का। कितने का? मतलब यह है टोटल करके नहीं डिसाइड करना, आइटम बाय आइटम, आइटम 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 बाय आइटम। मसलन इसकी अपनी कॉस्ट थी 20 रुपए, आज मार्केट में इसकी खाला लेने के लिए तैयार है 22 रुपए में, तो बताओ इसकी वैल्यू 2 रुपए कम हो गई। ये 4 भाई हैं, 4 खालाएं हैं, चारों खाला चारों भाइयों को लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन आइटम बाय आइटम, आइटम बाय आइटम, चारों भाइयों का टोटल नहीं करना। बस 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 1 मिनट का मजाक होता है, उसने साथ ही मोबाइल उठा लिया, खाला को कर रहा है। खालू जान ने इसका वैसे ही रास्ता बंद किया हुआ अपने घर, क्योंकि शक्ल से ही नॉन रिलायबल बच्चा है। चलो मेरे दोस्तों, बस प्लीज आइटम एक दफा दुरुशी पढ़ लो। आइटम बाय आइटम सुन लो। इन्वेंटरीज आर यूजुअली राइट डाउन टू एनआरवी आइटम बाय। इन सम सर्कमस्टांसेस हाउएवर इट मे बी appropriate to group similar or related items. It is not appropriate to write inventories down on the basis of a classification of inventory, for example finished goods or all the inventories in a particular operating segment. आपने सिंपल ये याद रखना है कि एनआरवी और कॉस्ट की कैलकुलेशन आइटम बाय आइटम करनी है, टोटल की बेस पर नहीं करनी। आगे चले भाई, थोड़ा सा और पास। एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल। Materials and other supplies held for use in the production of inventories are not written down below cost if the finished product in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. मसलन इस चेयर में जो लकड़ी है लेट से वो लोकल पाकिस्तान की है, ठीक है। आजकल इंपोर्टेड वुड बहुत आ रही है, यूएसए से बहुत ज़्यादा, श्रीलंका से बहुत ज़्यादा वुड आ रही है। इसकी एनआरवी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि वो लो प्राइस पे आ रही है, इसकी एनआरवी कम हो गई। ओके, रूल क्या कहता है? कॉस्ट ऑन एनआरवी विच एवर इज लोअर। लेकिन बताने वाले ने बताया कि सर अंसारी ये वुड जिस चेयर में लग रही है उस चेयर की कीमत जो है वो उसकी कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। अब हम इस वुड को राइट डाउन नहीं करेंगे। कोई पूछेगा क्यों नहीं किया, तो कहेंगे भाई ये जिस प्रोडक्ट में इस्तेमाल होती है उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट से ज्यादा है। ये लाइन ये लिखी भी है बेटा, दोबारा पढ़ो। Materials and other supplies held for use in the production of inventories are not written down below cost if the finished products in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. तो मेरी एग्जांपल में रॉ मटेरियल क्या है? वुड, और फिनिश गुड चेयर। अगर चेयर अपनी कॉस्ट से ज्यादा पर सेल होंगी तो वुड को एनआरवी की तरह डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो अपनी कॉस्ट से ज्यादा पर सेल हो रहा है। एग्जाम्पल 4 पढ़े। एग्जाम्पल 4 ध्यान से पढ़े बेटा।
मटीरियल्स एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज, ये तो हो गया। गुड्स परचेज टू बी रीसोल्ड कॉस्ट हैव बीन, क्या डैमेज हुआ है? वो गुड्स जो, इसका मतलब कौन सी गुड? फिनिश्ड गुड। शाबाश बेटा, फिनिश्ड गुड। एट द ईयर एंड देयर रिप्लेसमेंट बाइंग प्राइसेस, आज खरीदा जाए तो कितने की मिलेंगी? 9,000 की। They can be sold in the normal course of business for provided 4,500 is spent on rectifying the, तो कह सकता हूं ये इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। भाई क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। और ये क्या है? सेलिंग कॉस्ट। अब याद करो, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से सेलिंग कॉस्ट माइनस हो जाए तो एनआरवी, ये देखें 14,000 में से 4500 माइनस किया, ये क्या आया? एनआरवी। और इसकी कॉस्ट कितनी थी? 10,000। किस पे बुक करूंगा? 9,500 पे। अब यहां पे 2 पॉइंट है, समझ लो। अगर पीरियोडिक सिस्टम हुआ तो क्या एंट्री पास करूंगा? स्टॉक डेबिट, बोलो, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कल सिखाया था एनआरवी एडजस्टमेंट। क्योंकि इसने फाइनली स्टॉक की एंट्री देनी है तो वो डायरेक्ट पास कर दूंगा कितने पे? 9500 पे। और वो एनआरवी एडजस्टमेंट कहीं नजर नहीं आएगी क्योंकि वो वर्किंग में छुप गई है। और अगर परपेचुअल हुआ तो पहले से कितने पे नजर आ रहा है? अब उसे गिरा के कितने पे लेके जाना है? कितने की एडजस्टमेंट? जाके देखो, सिखाया था। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री कितने से? 500 से, क्योंकि 10,000 पे तो वो पहले स्टैंड कर रहा है। अब जब 500 से क्रेडिट होगा तो सीडी कितना बन जाएगा? 9500। इसलिए कल वाली मेरी एग्जांपल बहुत कीमती थी, उससे पूरा कॉन्सेप्ट आपके जहन में मौजूद रहना चाहिए। आगे चल सकता हूं? चलो भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आवाजें आए ना तो समझ जाना कुछ पागल भी क्लास में। चलो भाई आगे करें, बस ध्यान से सुने। चिंटू कंपनी डील्स इन 2 प्रोडक्ट्स, नेमली प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। द डिटेल्स रिलेटेड टू ईच प्रोडक्ट इज एज फॉलो। ध्यान से सुनना है। At 31st December 2001, Chintu company had 1 lakh units of product A with a carrying amount of 4 lakh. तो ये 4 lakh इसकी क्या है? कॉस्ट। क्या है? कॉस्ट। और ये है उसका स्टॉक। ये उसका क्या है? स्टॉक। किस दिन है? 31st दिसंबर। ध्यान से सुने। 1 लाख में से 20,000 यूनिट हैड बीन सेट असाइड, साइड पे रख दिया। किसके लिए? इन टर्म्स ऑफ अ फर्म सेल्स कमिटमेंट। ये जो फर्म सेल्स कमिटमेंट होती है ना, इसका मतलब है पक्का ऑर्डर है। क्या है? पक्का ऑर्डर, जो कैंसल नहीं होगा, जो चेंज नहीं होगा। कितने में बिक जाएंगी? ये बिक चुकी हैं या बिक जाएंगी? बिक जाएंगी भाई, बिक जाएंगी। लॉक हो गया वह रेट। कितने में बिकेंगी? तो इसकी एस्टिमेटेड फ्यूचर प्राइस 6 है। कितनी है? 6 है। करंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज, आज 4 रुपए है। ये जो आज 4 रुपए है, इसे कह दूं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? नहीं, ये तो करंट है, आज है। गुड 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 गुड, शाबाश। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक है तो इसने सेल कब होना है? फ्यूचर में होना है। उनमें से 20,000 कह रही हैं कि हमारी बुकिंग आ चुकी, कितने पर? हम 6 पर बिक जाएंगे। सेलिंग कॉस्ट फॉर द 20,000 यूनिट इज ओनली, कहते हैं ये जो 20,000 यूनिट है इनकी सेलिंग कॉस्ट 1,000 है।
जबकि बाकी एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 1 रुपया। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे मैं करवाऊंगा ऐसे सारे एमसीक्यूज करोगे तो मेरे अल्लाह ने चाहा कोई एमसीक्यू आउट नहीं होगा, मान के चलना है। बोर्ड पे देखना, प्रोडक्ट ए कितने यूनिट्स हैं स्टॉक में? 1 लाख है। अब ध्यान से सुनो, $20,000 एक जगह हो गए, बाकी बचे 80,000। ध्यान से सुनना, इन यूनिट्स की एक होगी कॉस्ट और एक होगी इनकी एनआरवी, सेलिंग प्राइस नहीं, एनआरवी। दोनों में से लेना है लोअर को। इनकी कॉस्ट कितनी है? कितने यूनिट्स की? तो फिर एक की कितनी बनी भाई? एक की कितनी बनी? तो 20,000 ज़रब 4 कितना बना? 80,000। और 80,000 ज़रब 4 कितना बना? 3,20,000। इसका मतलब 4 लाख की कॉस्ट हमने डिवाइड कर दी। कितने की कॉस्ट डिवाइड कर दी? क्योंकि ये 1 लाख यूनिट 4 लाख की वैल्यू पर है, और अगर इन्हें डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 4 पर यूनिट। क्या आएगा? बोलो, 4 पर यूनिट। ओके, ये जो 20,000 हैं, अगर इनकी एनआरवी देखनी हो तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बताएं 6 रुपए, और सेलिंग कॉस्ट बताएं, उधर लिखा हुआ है सेलिंग कॉस्ट 1,000, यानी टोटल है। यानी क्या है? टोटल। तो मैं भी टोटल पे चलता हूं। दिस माइनस 1,000 माइनस 1,000, बोलें जी कितना बना? 1,19,000। कैसे? 20,000 ज़रब 6, 1,20,000 सेलिंग प्राइस हो गई, और लमसम सेलिंग कॉस्ट है कितनी? 1,000। वो माइनस किया तो 1,00,000। दोनों में से लोअर कौन है? ये कॉस्ट, ये एनआरवी? कॉस्ट। कितना बना? 80,000। ओके, अब आगे सुनना, करंट सेलिंग प्राइस कितनी है? 4 है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो फ्यूचर में भी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 4 होगी। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, if question is silent, future selling price will be equal to current selling price. Future selling price will be equal to, बोले, करंट सेलिंग प्राइस। अब बोर्ड पे देखो, कितने यूनिट्स हैं? 80,000। सेलिंग प्राइस कितनी है जी? 4। और सेलिंग कॉस्ट 1। ये तो 3 क्या बन गई इसकी? एनआरवी। 3 इसकी क्या बन गई? अब इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 2,40,000। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर? कौन लोअर है? 2,40,000। अब बोर्ड पे देखना, पहले जुड़ी हुई थी, फिर तोड़ दिया, फिर दोबारा जोड़ दिया, कर दे दोनों को जमा, 3,20,000। ये वो वैल्यू है जो क्लोजिंग स्टॉक की होनी चाहिए। ये वो वैल्यू है जो क्लोजिंग स्टॉक की होनी चाहिए। अब अगर एमसीक्यू ये आ जाए कि हमें जो क्लोजिंग स्टॉक में 1 लाख यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट बताएं,
तो कितनी होगी? ये कॉस्ट है और ये कॉस्ट है, जमा कर दे, कितना बना? 4 लाख, ये कॉस्ट है। और अगर वो पूछे एनआरवी बताए, ये है और ये है, जमा कर दे, 3,59,000। और अगर वो ये कहे कि मैं अपने स्टॉक को किस वैल्यू पे लिखूं, तो फिर आंसर क्या आएगा? 3,20,000। ये वैल्यू ऑफ स्टॉक है, ये क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक। और क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो आइटम बाय आइटम, इसलिए पहले तोड़ा है ताकि आइटम बाय आइटम कंपेयर कर लो, आइटम बाय आइटम कंपेयर कर लो, कॉस्ट और एनआरवी, फिर उन्हें कंपेयर करूंगा तो जो लोअर फिगर होगी वो लेकर चलूंगा। जी नोट कर ले। एक्सक्यूज मी, प्रोडक्ट बी पे लिखें रिवीजन क्लासेस, प्रोडक्ट बी पर लिखें रिवीजन क्लास। आगे चलें बेटा, बातें नहीं यार। एक्सक्यूज मी, आगे चले भाई। रिवीजन क्लास एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 रिवीजन क्लास। सीरियस हो जाए बेटा, आप सुने बेटा। एक्सक्यूज मी, ध्यान से सुने। मरफानी है, बर्फी नहीं है, ना बर्फानी है, क्या है? मारफानी, ठीक है। मरफानी एंड कंपनी हैज परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख एट द स्टार्ट ऑफ 2001. However, the goods remain unsold for 5 years and the estimated selling price and estimated cost of रियलाइजेशन। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन का मतलब होता है सेलिंग कॉस्ट, लिख लें। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन का मतलब सेलिंग कॉस्ट, बेचने के लिए जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ी। रियलाइजेशन मीन उसे सेल कर देना। अब देखें, कह सकता हूं अगर 1 जनवरी 2001 में खरीदी और 5 साल तक वो अनसोल्ड रही, तो हर साल के एंड पे उनकी कॉस्ट कितनी रही? 1 लाख, 1 लाख रही। अगर ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, ये एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट है, तो एक अलहदा कॉलम भी बन सकता है जिसे क्या कहेंगे? NRV। कैसे आएगी? दिस माइनस दिस, कितना बना? 2 लाख। फिर कितना बना? 1,20,000, 90,000, 75,000, 95,000, 110,000। ओके है भाई? ओके है। अब अगर यहां कॉस्ट हो तो वो कितनी है? बोले 1 लाख, इधर भी 1 लाख, इधर भी। अच्छा, 1 लाख से 1 लाख हो गई है, ठीक है। कह दो 2,50,000, ठीक है। अब आगे सुने। As at each year end, calculate the value at which inventory should be reported in the financial statement of Barfani and Company, and an NRV loss reversal of any write down for each accounting year, assuming year end is 31st December. NRV कितनी है? और कॉस्ट कौन विन करेगा? लोअर अमाउंट। क्या? आगे चलिएगा जरा।
अब ध्यान से सुने, ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है। अब हम एक कॉलम बना लेंगे, किसका, लोअर का। बताएं जी लोअर। जी ओके भाई, ओके। अब बताएं, ये है लोअर भाई, ये है लोअर। लिख दिया इस पे, लोअर पे लिख दिया। क्या ये स्टॉक में जाएगा, ये कहां जाएगा, फिर क्या स्टॉक में जाएगा, ये स्टॉक में जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, 90, फिर 75, फिर 95, फिर अब यहां पर लिखें शो द वैल्यू यहां रिक्वायर्ड में ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, शो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक at each accounting year end, at each accounting year end। क्या लिखा, एच each accounting year end। अब ध्यान से सुनना, जब पहला साल होगा 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, तो पहले साल 1 लाख लिखोगे और ये पहले से कॉस्ट ही है। इसका मतलब है कोई एडजस्टमेंट पास होगी, नहीं होगी। ये देखें, पहले साल कोई लॉस नहीं है, क्यों, कॉस्ट पे स्टैंड कर रहे हो और कॉस्ट ही लोअर है। एनआरवी तो कितनी है, 2 लाख है। एंड एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। दूसरे साल फिर 1 लाख, क्या दूसरे साल कोई लॉस हुआ, कोई नहीं हुआ। तीसरे साल क्या हुआ, गौर से सुने, कॉस्ट कितनी थी, आपने स्टॉक कितने पे लिखोगे, कितने से स्टॉक गिर गया, ये आ गया 10,000 लॉस। ये क्या आ गया, 10,000 लॉस। आगे सुने, दोनों में से ये मजीद कितना, 15,000। अब ध्यान से सुनना, स्टॉक कितने पे स्टैंड कर रहा था, 75 पे। कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। कंपेयर किससे करूंगा, एनआरवी से, वो कितना है, 95,000। ये आ गया स्टॉक की वैल्यू। अब मुझे बताएं, अप हुआ या डाउन हुआ, कितने से अप हुआ, 20,000 से। ये आ गया गेन। ये क्या आ गया, गेन या रिवर्सल समझ लें। लास्ट में भाई, लास्ट में 1 लाख पहले कहां स्टैंड कर रहा है, 95,000। कितने का अप आया, 5,000 का। कितने का अप आया, 5,000 का। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अगर डाउन होगा तो लॉस, और अगर अबव होगा तो। लेकिन एक बात याद रखनी है, कॉस्ट से ऊपर नहीं जाएगा। ये देखें, ये जो 20,000 का गेन हुआ, ये 75 से 95 पे गया। अगर 105 पे चला जाता तो फिर 100 ही आता, फिर क्या आता, 100 ही आता। और इधर कितने पे गया है, 1 पे। और कॉस्ट कितने पे है, 1 पे है। तो लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट, स्टॉक वैल्यू, स्टॉक वैल्यू will never be higher than, stock value will never be higher than, क्या बोला, stock value will never be higher than cost value, will never be higher than cost value।
अभी आ जाएगा आगे, जब रिवर्सल का दूसरा पॉइंट बताऊंगा फिर आगे कवर हो जाएगा। अभी से भी ये याद रखें, पुराने लेवल से नीचे जाएगा तो लॉस होगा, पुराने लेवल से अबव आएगा तो, लेकिन कॉस्ट से ऊपर नहीं जा सकता। यहां देखें 90 पे गया तो कितना डाउन हुआ, 90 से 75 पे गया, 75 से 95 पे तो कितना अबव, 95 से कितना। अच्छा, अगर यहां 1,05,000 आ जाता, 1,05,000 आ जाता, फिर नहीं करते क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा हो जाता, फिर मैक्सिमम कितना लिखेंगे, 5,000 ही लिखेंगे। असल में ये IS2 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो आप यहां इंट्रो में MCQ बेस पर नहीं करेंगे, इसलिए इस पॉइंट को ऐसे लिखें जैसे मैंने लिखवाया। अगर डाउन होगा तो लॉस, हाई होगा तो गेन, लेकिन हाई कहां से ज्यादा नहीं होगा, कॉस्ट से ज्यादा नहीं होगा। आगे चलें जरा। आज के लिए बच्चों इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।